दोस्तों मैं जुगल सर कोटा राजस्थान से आपके लिए लेकर के आया हूँ क्रमबद्ध रूप से सारी की क्लासेस जिस प्रकार से लाते हैं अपन थ्योरी की वो आपके यहाँ पर टेक्निकल की जो क्लास है आज आप पढ़ने जा रहे हो इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? विद्युत का पारेषण। अब विद्युत का पारेषण जो कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ेंगे, ये टेक्निकल की सारी क्लास आपको क्रमबद्ध रूप से पढ़ते जाना है। सबसे पहले यहाँ पारेषण का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में सही लैंग्वेज में देखे तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी यूँ समझिए। तो इसका जो है एक निकनेम है जिसको आप कह सकते हो आराम से पारेषण को संचारण। क्या बोलते हैं हम? संचारण। संचारण का मतलब भी क्या होता है? पारेषण ही होता है। तो यहाँ आप कह सकते हो संचारण। तो देखो इसका निकनेम है संचारण। अब आपसे कहा जाए कि संचारण हो, पारेषण हो या फिर यहाँ पर क्या हो, ट्रांसमिशन, तीनों एक ही चीज है। इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, डेफिनेशन कैसे बनेगी, मैं आपको विस्तार से बताना चाहता हूँ। समझिए, सबसे पहले अगर बात समझे, पारेषण क्या होता है कि पहले विद्युत का उत्पादन करते हैं अल्टरनेटर से। प्रोडक्शन केंद्रों पर, उत्पादन केंद्रों पर विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आपको पता हो तो उत्पादन के बाद उसको कहाँ, पावर प्लांट पर ही पावर ट्रांसफर लाया जाता है, जिसे स्टेप अप करके और फिर पावर विद्युत को क्या कर दिया, पारित किया जाता है। और 33 केवी से अपर ही विद्युत का पारेषण किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो विद्युत के पारेषण के लिए 33 केवी चाहिए। तो इस तरह से एक एक चीज को आप क्लियर कर सकते हो। तो पारेषण, फिर उसको जो है वहां से जो है क्या, जीएसएस, फिर जीएसएस से अपने घरों तक, घरों से अपने इस तरह से जो करते हैं, जिसका सारा आप समझ सकते हो। तो यूँ समझिएगा, विद्युत को क्या करते हैं, वहाँ उत्पादन केंद्रों से क्या, नंगे तारों की सहायता से जीएसएस एवं जीएसएस से वितरण केंद्र तक पहुंचाने की जो क्रिया है, एवं इस प्रकार से वितरण केंद्र से घरों तक के पहुंचाने की जो पूर्ण संपूर्ण क्रिया है, ये सारी की सारी पारेषण कहलाती है। तो यहाँ पारेषण, इसके साथ साथ में वितरण की भी चीज़ है। तो यहाँ से जो मोस्टली जो वितरण का कार्य है वो उत्पादन केंद्रों, जो जो पारेषण का कार्य है वो उत्पादन केंद्रों से लेकर के कहाँ, ग्रिड सब स्टेशन तक जो है सप्लाई को पहुँचाने का जो कार्य करता है वो होता है अपना किसका, पारेषण का, ट्रांसमिशन का। कर इसको और समझते हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन की एक्चुअल में है क्या, किस तरह से है, मैं आपको इसका समझा देता हूँ। देखिएगा, यहाँ आपके सामने है ये अल्टरनेटर। क्या है, यहाँ आपके सामने है एक अल्टरनेटर, और उस अल्टरनेटर से तुम विद्युत का उत्पादन करते हैं। तो किस प्रकार से करोगे, आज ये मेरे साथ में मैं बताता हूँ। देखिए, ये लीजिएगा एक अल्टरनेटर, ठीक है। और इस अल्टरनेटर के द्वारा अपन क्या करते हैं, यहाँ विद्युत का उत्पादन करते हैं। यहाँ इस अल्टरनेटर में यहाँ पर क्या है, इसमें जो है रोटर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये रोटर लगा हुआ है, यहाँ शाफ्ट है, ठीक है। अब आपको यहाँ ये अल्टरनेटर दिखाई दे रहा है, इससे जो है अपन यहाँ से जो है क्या करते हैं, यहाँ से सीधा सीधा देखिएगा, 1 2 और 3, मतलब 3 फेज सप्लाई प्राप्त करते हैं। अब 3 फेज की जब सप्लाई प्राप्त करते हैं तो क्या होगा, ध्यान से देखना। 3 फेज की जब सप्लाई प्राप्त करते हैं तो क्या होगा, इस तरह की कंडीशंस आपके सामने आएगी कि यहाँ से अपने 3 फेज सप्लाई प्राप्त की, तो यहाँ आप जो है ये बॉक्स लगा रहता है, क्या होता है, बॉक्स। और बॉक्स किसका होता है, यहाँ पर आप जानते हो ये कॉन्टेक्ट पॉइंट वाला, ऊपर जो है संपर्क बिंदु बनाए जाते हैं। तो एक तो यहाँ से तार लिया, और ये तार सीधा सीधा लेकर के अपन इधर यहाँ लाते हैं। फिर इसी प्रकार से देखो, इस प्रकार से तार निकाले जाते हैं। क्या निकाले जाते हैं, तार। इसी प्रकार से एक तार यहाँ से ले लिया जाता है, और इसको जो है यहाँ से फिर से निकाल दिया जाता है आगे, ठीक है। ध्यान से देखो, और इसी प्रकार से एक तार यहाँ से ले लिया जाता है, इसको यहाँ से निकाल दिया जाता है। तो मैं आपको यही बात बता रहा हूँ। तो यहाँ जो है ये कॉन्टेक्ट जो 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 अपने यहाँ ये जो बॉक्स बनाया है, इस बॉक्स के माध्यम से इसने क्या किया कि अपने 3 लाइनें ले ली। अब 3 लाइनों को आप यहाँ समझ सकते हो कि किस प्रकार से ली है, इससे आप क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ आप सिंगल पेज ले रहे हो, ये ड्यूल पेज हो गया, और ये 3 फेज सप्लाई होगी, ठीक है। इस तरह से आप देखो कि 3 लाइन आपने ले ली, कैसे ली है, अल्टरनेटर से। और यहाँ मैं लिख देता हूँ इसमें अल्टरनेटर, ये लो जी। अब अल्टरनेटर आपका क्लियर हो गया। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ये है आपका उत्पादन, कहाँ, उत्पादन केंद्र। इस कंडीशन, ये अल्टरनेटर कहाँ लगा रहा था, उत्पादन केंद्र। कहाँ लगा रहा था, उत्पादन केंद्र में ही। एक और जब आगे लेते हैं अल्टरनेटर से, अपन जो है यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ से जो है कि उत्पादन, यहाँ अल्टरनेटर का कार्य क्या होता है, विद्युत का उत्पादन करना। तो उत्पादन जो करने का कार्य है वो कौन सा हाथ में है, अल्टरनेटर का। अल्टरनेटर सामान्यतः जो उत्पादन करता है इसको बात बोलते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये 11 केवी ही करता है। कितना करता है, वैसे 11 केवी ही आप समझिए, क्योंकि इसमें आप वैसे तो जो हूँ 3.3
केवी और यहाँ 6.6 केवी भी ये विद्युत का उत्पादन करता है, लेकिन या ज़्यादातर जो यूज में लिया जाता है वो 11 केवी का ही उपयोग किया जाता है। ये अल्टरनेटर के बारे में आपको ध्यान रखना, मैंने पढ़ा है वैसे आपको पूरा। मैं आपको यहाँ से आगे ले जाता हूँ। तो अल्टरनेटर के बाद में जो है अपने यहाँ ट्रांसफार्मर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर तो आप अच्छी तरह से जानते हो। इस तरह से आपके यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा दिया, ठीक है। और ट्रांसफार्मर तो लगाया, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए कि कौन सा ट्रांसफार्मर लगाएंगे अपन। तो यहाँ ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, बोल कौन सा लगा देते हैं, याद रखना होगा आपको, समझना भी होगा इसको कि किस तरह की कंडीशन आपके साथ बन रही है। यहाँ से लिया आपने ये सप्लाई, और इस तरह से आप यहाँ देखिएगा तो एक एक चीज़ को क्लियर कर लेना। यहाँ लेकर के आप एक चीज़ तो ध्यान रखना ही, ये ट्रांसफार्मर ले लगा दिया, ठीक है। अब ट्रांसफार्मर तो लगा दिया, लेकिन आपको क्या चाहिए? यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर चाहिए। तो इसका मतलब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर समझ सकते हो। अपन यहाँ पर जो लगाया है ये ट्रांसफार्मर, और इसमें अपन यहाँ पर क्या करते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन के आधार पर बहुत ही ज़्यादा देखिएगा, इसमें लपेटों की संख्या क्या हो जाएगी? ज़्यादा होनी चाहिए। और लपेटों की संख्या अगर ज़्यादा है, इसका मतलब कौन सा है? ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि भाई ये 3 फेज की सप्लाई इससे आगे बढ़ गई, ठीक है। यहाँ से 3 फेज सप्लाई और आगे बढ़ी। तो देखो यहाँ जो किया है आपने, ये स्टेप अप लगा है, पर क्या लगा? आप इसको देख सकते हो, क्लियर कर सकते हो एक बार में ही। आपको लग रहा है कि भाई जो है ये सप्लाई यहाँ पर इसमें ज़्यादा होगी, तो इसमें लपेट कम होती, इसमें ज़्यादा था, तो ये कौन सा लगा हुआ? अप। अब स्टेप अप तो है, लेकिन इसको ये जो ट्रांसफार्मर होगा इसको अपन कहेंगे पावर। कौन सा? नहीं समझिएगा, पावर ट्रांसफार्मर। क्या बोलेंगे इसको? पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख दीजिएगा पावर ट्रांसफार्मर। मैं लिख देता हूँ साथ के साथ, और क्लियर हो जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। तो ये था आपका अल्टरनेटर। क्या था यहाँ? अल्टरनेटर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अल्टरनेटर का मतलब होता है प्रत्यावर्तक। और अल्टरनेटर के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया 11 केवी। कितना? 11 केवी। और 11 केवी से जैसे ही विद्युत का उत्पादन किया तो कहाँ लेकर के आया? यहाँ कितना उत्पादन किया? 11 केवी। और 11 केवी जो है, यहाँ ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन है, ये आपको बताता हूँ कि फीडर लाइन कौन सी है? फीडर। और फीडर में भी मेन मुख्य फीडर लाइन क्या है? तो यहाँ पर मेन फीडर लाइन, मुख्य फीडर लाइन, या फिर मेन फीडर बोल सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मेन फीडर लाइन, ठीक है। तो मेन फीडर जो है आपकी यही है, यहाँ जो आपको मैंने लिखी है। तो मेन फीडर लाइन जो है आपकी यहाँ पर, आप समझते हो कौन सी वाली? ये वाली। और इससे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या आता है? ये यहाँ पावर ट्रांसफार्मर, इसको बोलते हैं पावर ट्रांसफार्मर, ठीक है। एक्स बार, ठीक है। पावर ट्रांसफार्मर, इसको एक्सवाई भी बोलते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर जो है आपके यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। तो ये आपको स्टेप अप कर दिया। अब स्टेप कर दिया तो यहाँ इसने कितनी अप करी है? इधर जो आउटपुट है यहाँ क्या ले रहा है? 11 फुट में। तो इनपुट क्या ले रहा है? 11 के भी। और आउटपुट में क्या दे रहा है? ये चीज़ आपके लिए बहुत मेजर है कि इधर दे क्या रहा है, ठीक है। ले क्या रहा है और दे क्या रहा है। अब इधर चलते हैं तो इधर देखिएगा, यहाँ से ये चल रही सप्लाई, और ये चल रही सप्लाई, और ये चल रही सप्लाई। ये लाइन चल रही है, क्या क्या चल रही है? लाइन। और यहाँ से जो लाइन चल रही है, तो इस लाइन में तो आपके 11 के भी था, यहाँ से अप हो गया, यहाँ तक 11 पहुँचा था। अब 11 के बाद इसने अप कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो 11 था, लेकिन यहाँ क्या वाइंडिंग ज़्यादा होती, क्या हो गया? आउटपुट ज़्यादा हो गया। तो स्टेप अप, कौन सा? पावर ट्रांसफार्मर। और इस पर भी ध्यान रखना, स्टेप अप। क्या बोलोगे? स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं अपन यहाँ, उच्चयन। क्या बोलते हैं? स्टेप अप को उच्चयन ट्रांसफार्मर। इससे आगे अगर अपन चलते हैं तो वो आता है, देखिए, पावर ट्रांसफार्मर के बाद में अगर जो चीज़ आती है तो वो क्या आता है? इसमें अप कर देते हैं। और अप करते हैं तो इसमें 2-3 तरह से अप करता है। कैसे करता है मैं बताऊँ तो, ये जनरली करता है 33 केवी, ठीक है। और 33 केवी से अगर आगे आगे चलते हैं, देखो अलग अलग है ये, यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 33 केवी कर देता, 33 नहीं तो 132 कर देता है, 132, सॉरी 132 केवी कर देता है। ये नहीं करता तो 220 कर देता है, या फिर ये भी नहीं करता है तो कितना करता है? 400 केवी तक ये इसका क्या कर देता है? यहाँ से क्या करता है बताओ? यहाँ तक, इधर से जो है, यहाँ से लेकर के क्या कर रहा है? तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हो। तो यहाँ आपके सामने ये भी क्लैरिफिकेशन हो गया कि 33 केवी कर सकता है। कितना कर सकता है? देखो यहाँ ये भी लिखो, 33 केवी कर सकता है ये। और कितना कर सकता है 33 केवी बाद में? यहाँ पर 132 केवी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये बात तो आपको क्लियर होगी। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ कर सकता है, ये 220 कर सकता है। कितना?
220 केवी कर सकता है, और इसको कितना कर सकता है, 400 केवी कर सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। केवी का मतलब किलो वोल्ट। अब यहाँ तक इसने क्या कर दिया इधर, और इधर से आगे यहाँ फिर चल गए तो नेक्स्ट जो आएगा फिर से ट्रांसफार्मर आएगा। लेकिन याद रखना वो ट्रांसफार्मर कौन सा हुआ, इसको भी आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसमिशन जीएसएस पर पहुंच जाएंगे अपन। और ट्रांसमिशन जीएसएस पर क्या लगा रखा रहेगा यहाँ, ये जो पहुंच रहे हैं अपन ट्रांसपोर्ट ट्रांसमिशन जीएसएस पर पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ समझो ये ट्रांसमिशन जीएसएस पे भी एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वो सीधा सीधा देखेगा क्या रहेगा इसमें, ये लिया आपने, और यहाँ से सीधा देखो पहले की तरह ही रहेगा। लपेट यहाँ पर आ रही है ज़्यादा, और यहाँ 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 देखो आप एक एक चीज़ को क्लियर देखो। और आपको ये भी क्लियर हो रहा होगा कि यहाँ जो है ना अपन इस तरह से ये इसको कनेक्ट कर दिया। अब जब यहाँ से आपके सामने ये क्लियर होगी तो आप इसको यहाँ से देख सकते हो, तो ये बात तो क्लियर होगी। चलो मैं और आगे बात करूँ तो इसमें यहाँ पर वही ट्रांसफार्मर जो अब क्या करेगा, ये डाउन करेगा। तो देखो यहाँ 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 और यहाँ, जो आपको कैसा लग रहा है, डाउन वाला। कौन सा लग रहा है, डाउन वाला। जब डाउन वाला ही लग रहा था दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका मतलब ये जो बनाया है, ये जो चीज़ आप यहाँ पर देखने जा रहे हो, इसके बारे में अगर बात करें तो ये आप यहाँ पर क्लेरिफाई कर सकते हो कि कैसी स्टेप आपके साथ बन रही है। तो ये पहली लाइन निकाल दी, ठीक है, ये दूसरी लाइन निकाल दी, ये तीसरी लाइन निकाल दी। अब यहाँ जो बना है ये कौन सा वाला ट्रांसफार्मर यहाँ पर लगा दिया अपने, स्टेप डाउन। और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर लगा है तो इस लाइन को ट्रांसमिशन लाइन जीएसएस के अंदर पर पहुंचा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रांसमिशन जीएसएस के अंदर क्या होता है, ट्रांसमिशन जीएसएस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसमिशन जीएसएस, जीएसएस का मतलब होता है ग्रिड सब स्टेशन, जीएसएस, है ना। अब आप कहोगे कि सेंटर पर इसको जो प्रयोग कर लेंगे, तो जीएसएस केंद्र या फिर सेंटर पर इसका यहाँ तक पहुँचा दिया। और इसमें जो यहाँ पर ट्रांसफार्मर लाया जा रहा है ये है स्टेप अप। कौन सा है यहाँ, स्टेप अप। इस पर भी ध्यान देना है, यहाँ स्टेप अप कौन सा है, स्टेप डाउन। ये है आपके स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो आपने लगाया। देखो यहाँ से देखो, इसमें लपेट अगर कम है तो इधर तो नहीं देगा ना, तो इसको आप यहाँ से ही क्लियर कर लो ना, कहीं कंफ्यूजन होने की जरूरत ही कहाँ पड़ी आपको। तो ये बात आपको यहाँ पर क्लियरिफाई हो जाना ही चाहिए। अब यहाँ तक तो देखिएगा, ये जो कंडीशंस आपको यहाँ क्लियर हो रही है, तुम सब समझ रहे हैं, इसके आधार पर और आगे देखते हैं। तो इसको अपन यहाँ से आगे लेते हैं, तो इसमें आया 33 केवी, 132 केवी, 220 केवी, ये कहाँ तक पहुँचा था, यहाँ तक। इधर वापस इसने क्या कर दिया, डाउन कर दिया। तो डाउन कर दिया तो यहाँ जो 33 केवी है, या यहाँ जो 132 केवी है, ये यहाँ पर इसमें जो ज़्यादातर जो प्रयोग में लेते हैं अपन, कितना लेते हैं, यहाँ जो है ना 132 या फिर 220। अब 132 और 220 को जो डाउन करेगा आगे जो है यहाँ पर, तो 132 और 220 के लिए डाउन करने के लिए एक कंडीशन आपके सामने आ जाती है, वो क्या है कि 33 केवी या फिर 66 केवी बदल देता। तो इधर यहाँ आएगा आपके हमने 33 केवी, आपने देखा होगा 33 केवी की जीएसएस, ठीक है, या फिर यहाँ पर जो है 66 केवी में बदल देता, 66 केवी में बदल के कर देता, ये कार्य हो जाता इसका। तो यहाँ तक भी आप देख सकते हो। आगे फिर आगे चलते हैं इस तरह से, तो यहाँ तक इसने ये कार्य कर दिया। अब नीचे की जो लाइन है जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं, ये लाइन कौन सी होगी, जैसे यहाँ मेन फीडर लाइन था, कहता है मेन फीडर लाइन, इसी प्रकार से इसमें भी यहाँ पर कोई ना कोई लाइन होगी। तो मेन फीडर तो नहीं है, लेकिन क्या कौन सी लाइन होगी, ये बात भी तो, ट्रांसमिशन फीडर। क्या आता है यहाँ पर, ट्रांसमिशन फीडर, ठीक है। तो लिखिए इसमें ट्रांसमिशन फीडर, ठीक है। इसको ही बोल सकते हैं, यहाँ ट्रांसमिशन को तो बोलेंगे तो अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसमिशन तो लिखा हुआ, पारेषण क्या लिख सकते हैं, पारेषण, और फीडर को तो फीडर ही बोलेंगे, ठीक है। तो पारेषण फीडर यहाँ पर आपकी ये लाइन हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ एक क्लियर था, यहाँ केवल कौन सा था, यहाँ फीडर लाइन ही थी जिसको मुख्य फीडर लाइन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रांसमिशन फीडर लाइन आपके सामने आ गई। तो ये जो लाइन चल रही है ट्रांसमिशन फीडर लाइन है। अब यहाँ से आगे बढ़े थे तो अपन ट्रांसमिशन जीएसएस के अंत को पहुँच गए थे, जहाँ से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किया गया, अब चेंज किया गया, जिसने देखेगा यहाँ 133, 32 और 20, 4 को यहाँ 33 के लिए 600 ज़्यादातर जो प्रयोग करते हैं, कितने किसका प्रयोग करते हैं इसमें, यहाँ पर या तो जो है 132 का या फिर किसका 220 का,
केवी का ही यहाँ प्रयोग करते हैं। इसको जो कन्वर्ट किया इसने कितना में कर दिया 33 में 66 केवी में, जो क्या कर दिया इसने, क्या कर दिया स्टेप डाउन कर दिया। स्टेप डाउन करने के बाद अपन को ये प्राप्त हो गई है, ठीक है। अब जब 33 से यहाँ पर पहुँच गए हैं तो ये बात भी आपको क्लियर हो जाएगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन फिर लाइन चलेगी। अब यहाँ पर जब चलते हैं तो आगे जो है चलेगी एक और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, और वो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र पर ले जाएगी। तो यहाँ से देखो आप आगे, तो यहाँ एक और चलेगी। तो यहाँ आप देखो तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है। अब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आप अच्छी तरह से जानते हो कि जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है तो वो क्या होगी, किस तरह से होगी, इस बात को आपको खुद को ही समझना होगा। ये आपके देखिएगा यहाँ पर फिर से लकड़ी क्या है, आप देख पा रहे हो, ज़्यादा है ना, हाँ जो है वो देख लो आपके सामने है। तो यहाँ ज़्यादा है, फिर इधर आ गया, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ, ठीक है, समझना बात को। मैं यहाँ वही बात बता रहा हूँ आपको, ये ट्रांसफार्मर का डायग्राम बता रहा हूँ कि कैसी कैसी कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर लगी रहती है, उसको क्या क्या बोला जाता है। ये ट्रांसफार्मर जो लगा वापिस, और इसमें अगर मैं बात करूँ तो वापिस यहाँ से लेते हैं, यहाँ जो है ये आपके सामने क्लियरिफाई हो जाता है कि किस तरह से आपको ये ट्रांसफार्मर लगा। तो बताइए फिर वापस कौन सा ट्रांसफार्मर लगेगा, अभी देखना यहाँ। तो बताओ, अब आप बताओ, आपको तो पता चल ही गया होगा कि कौन सा ट्रांसफार्मर लग रहा है, बताइए। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, लेकिन लग कौन सा रहा है ये बात तो आपको देखना ही होगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि कौन सा ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा है, तो ये आपके सामने है। चलिए सामान्य रूप से आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर जो है वो कौन सा कार्य कर रहा है। अब मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, तो इसमें एक और चीज़ देखिए, यहाँ जो अपने पास में है ये जो बनाया है, ये ट्रांसफार्मर जो लगा है वो कहाँ पर जाएगा और किस जगह क्या क्या कंडीशंस आपकी हो जाएगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आएगा डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र। ये जो लगा रहता है ये स्टेप डाउन है, क्या है, स्टेप डाउन, स्टेप डाउन। तो यहाँ पर भी डाउन था, तो यहाँ पर भी डाउन है, यहाँ पर भी अप चेन, तो यहाँ पर भी अप चेन है ना, सॉरी हाँ, तो यहाँ पर डाउन मतलब है ना, यहाँ पर उच्चैन था, एक ही जगह उच्चैन था, बाकी जगह डाउन ही मतलब अपचैन था। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र, क्या, तो इसको बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर मतलब यहाँ पर वितरण केंद्र बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, वितरण केंद्र। अब जब वितरण केंद्र आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि ये जब वितरण किया जा रहा है तो इस वितरण केंद्र के बाद क्या होगा इसको आपको समझना होगा। अब यहाँ ये जो लाइन है बीच की, ये लाइन भी क्या होगी, तो यहाँ पर देखिए वितरण लाइन होगी, और वितरण लाइन में डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन क्यों होगी, क्योंकि ये पहुंचा कहाँ तक, डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र तक। अब यहाँ से देखिएगा आपको, तो ये वितरण लाइन है ना, तो यहाँ पर समझिए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, तो यहाँ वितरण लाइन, क्या, तो वितरण लाइन। अब आप समझो ये वितरण लाइन हुई कि नहीं। तो यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा है कि आपको भी नहीं लग रहा है कोई दिक्कत है, नहीं ना। तो दोस्तों यहाँ से जब आगे बढ़ते हैं तो और कहाँ जाएंगे, चलो अजय मेरे साथ में, तो और तो अपन समझ सकते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तक पहुँच गए। अब इसमें भी मुझे और आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आपके सामने जो जो क्वेश्चंस है किसी प्रकार के वो आप क्लियर कर सकते हो, समझ सकते हो। मैं यहाँ से और आगे लेता हूँ, देखिए यहाँ वितरण केंद्र बना दिया, लेकिन यहाँ से ऐसे ऐसे और आगे तार जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे तार जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, बराबर आपके तार चल रहे हैं, यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ रहे हैं तो इसी स्टेप में आपको समझना है, और इसी स्टेप में जब समझोगे जिधर से तार आ रहे हैं तो यहाँ अपन जाए बीच में एक और क्या लगा है, यहाँ ट्रांसफार्मर लगा दिया। अब एक और ट्रांसफार्मर तो लगाया, लेकिन वो कौन सा है, उसकी क्या कार्य प्रणाली किस तरह से वर्क करेगा, सेम वही म्यूचुअल इंडक्शन पर। और यहाँ पर देखोगे तो इसमें ऐसी स्टेप आपके सामने आएगी, ठीक है, ऐसी स्टेप में वही सेम 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 सेम, ठीक है। अब यहाँ से जो है ये ज़्यादा, अब इसमें फिर वही वापस म्यूचुअल इंडक्शन, और इसमें क्या होगा वही सेम 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 सेम, ठीक है। अब सेम है तो आप इसमें समझ सकते हो, इसमें घरों की संख्या ज़्यादा है इसमें, और इसमें कम है। इसका मतलब यहाँ से फिर वापस ये आ गया। अब यहाँ से जो है इस ट्रांसफार्मर से एक और चीज़ आप निकाल लेते हैं साथ में, वो ये है कि यहाँ से 1 2 3 नहीं बल्कि जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ से अपन चाहे सिंगल फेज ले सकते हैं, डबल फेज ले सकते हैं, वो सप्लाई जो चाहे वो ले सकते हैं। तो इस तरह से ये जो बनता है ये घरों के आसपास वाला है। अब यहाँ से कोई तो अपन जो है अलग अलग सप्लाई लेते हैं। देखिएगा मैं आपको और बताता हूँ, कभी क्या करते हैं इसमें जो है एक और चीज़ यहाँ से ले लेते हैं। इसमें देखिएगा ये तो आपका 3 फेज सप्लाई तो आ ही जाती है, इसमें चाहे तो अपन 2 ले लेते हैं या फिर 3 लेते हैं।
जैसे मैं आपको बता दूँ, अपन को कहीं 3 की जरूरत है तो 3 का लूँगा, मेरे को जो है यहाँ पर इसके साथ में इससे मुझे न्यूट्रल भी लेना है, इसलिए न्यूट्रल संयोजन भी होता है, वो भी इससे ले सकते हैं। तो इसी में अपन यहाँ से अगर बात करते हैं तो एक न्यूट्रल और जोड़ देता हूँ। तो इसमें आप समझना, तो देखिएगा मैं यहाँ पर जो सिंगल फेज, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ही ना हो, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ सिंगल फेज आपका हो गया, यहाँ ड्यूल फेज आपका हो गया, यहाँ 3 फेज आपका हो गया, फिर यहाँ पर क्या सिंगल फेज हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये आप ध्यान रखो, इस तरह से कंडीशंस होती है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से देखिएगा आगे जब बढ़ता हूँ तो इधर ले लेता हूँ इसी तार को, यहाँ से बढ़ा करके आगे, और यहाँ से ले जाता हूँ मैं, देखो यहाँ से ले जाता हूँ सीधा, फिर इसको भी यहाँ से सीधा ले जाता हूँ, इसको यहाँ से सीधा ले जा करके मैं और दूर ले जा करके अपने खेत पर, कहाँ पर, अपने खेत पर, खेत पर जो है क्या ले जाता हूँ इसको, ये देखो आप यहाँ से चले अपन किस तरह से अपने खेत पर ले जा रहा हूँ, और खेत पर फिर डाउन कर दूंगा। तो डाउन करते आपके सामने स्टेप क्लियर हो जाएगी कि भाई यहाँ से जो ले जा रहे हैं खेत पर ले जा रहे हैं, और खेत वाला जो है 200 यहाँ पर 3 फेज की सप्लाई ले जाई जा रही है, ठीक है। तो ये खेत वाले के लिए, ठीक है। अब खेत वाले के लिए भी जो है आपको देखना, ये 3 फेज सप्लाई यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। चलो मैं एक और बात बताता हूँ, यहाँ से और आगे बढ़ रहे हैं अपन, तो इस तरह की कंडीशन आपके सामने आ रही है, लेकिन यहाँ तक जो आ रहे थे ना, ये आ रही थी यहाँ 11 केवी की सप्लाई, कितनी यहाँ से भी डाउन किया तो यहाँ कितनी आई थी, 11 केवी, 33 के लिए कितना गया, 11 केवी को जो है इधर ये यहाँ से ट्रांसमिट हो रही। अब यहाँ 11 केवी है तो इसको इसने जो है डाउन कर दिया है, और डाउन करने के बाद यहाँ से देखो जिस प्रकार से सप्लाई दे रहा है 11 केवी के बाद में जब पहुँचती है तो बाद की जो कंडीशन आती है इसके पास में पहुँच जाती है अलग अलग प्रकार से, अलग अलग से मतलब ये समझो आप कि यहाँ 11 केवी को यहाँ आने के बाद इसने और डाउन कर दिया, और 200 कितने, देखो अलग अलग में डाउन, और यहाँ आवश्यकता अनुसार अगर खेत पर लाए हो तो खेत पे सीधी सप्लाई अगर आप यहाँ जोड़ी आपने, तो यूँ समझो कि खेत के पास वाला जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है उसको कितनी मिली है, यहाँ से डाउन कितनी मिली है, डाउन, तो उसको जो सप्लाई मिली है वो 440, कितनी, 400 वोल्ट या फिर 440 वोल्टेज यहाँ पर इसको सप्लाई मिल रही है। तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर जो आपके सामने है कि 440 जो वोल्ट सप्लाई अधिकतम हो जाती है, 3 फेज की सप्लाई है। लेकिन अगर मैं यही बात यहाँ से कर लूँ तो ये मैं घर पे ले आता हूँ, अपने घर, कहाँ ले आता हूँ, अपने घर पर। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ से लेकर के आगे यहाँ तक लाता हूँ, और ये जो है अपना खुद का घर है, जिस घर पर मैं ले जा रहा था, तो इस घर पर अगर लाता हूँ कि ये तो क्या था, खेत था अपना, क्या था, खेत, या फिर इसमें जो कारखाना था, क्या था, कारखाना, ठीक है, छोटा मोटा जो भी आपका कारखाना, या तो खेत या फिर कारखाना था, यहाँ घर है या फिर जो है अपना दुकान है, ठीक है, घर दुकान जो भी आप समझते हो। तो यहाँ से ये सप्लाई, इसमें साथ में न्यूट्रल आया है, यहाँ पर देखो यहाँ से क्लियर करना है, यहाँ पर सिंगल फेज आया है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। इस तरह से अपन यहाँ पर जो है सप्लाई प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट था क्या था, ये लास्ट क्या था, लास्ट ट्रांसफार्मर, क्या था, लास्ट ट्रांसफार्मर परिणामी तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि लास्ट ट्रांसफार्मर था, जो आप यहाँ देख सकते हो, समझ सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो ये खेत है और यहाँ उसी की बात कर रहे हैं। तो ये घर या दुकान यहाँ तक अपन पहुँचे, यहाँ जो सप्लाई है इसमें जो घरों में सप्लाई आई वो कितनी क्या पता आपको, इस घर में 230 वोल्ट के साथ में सिंगल फेज सप्लाई आपको यहाँ पर मिली है। तो दोस्तों इस तरह से जो है क्या होता है, एक चीज़ का वेरीफाई हो रहा होगा आपको। अब बात आती है यहाँ से फिर से आगे बढ़ते हैं। तो एक बात बताना, ये जो लाइन है ना, पहली वाली लाइन, ये प्राइमरी है, क्या है यहाँ पर, प्राइमरी, इसको बोलेंगे यहाँ प्राथमिक, क्या बोलते हैं इस लाइन को, प्राथमिक लाइन, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ प्राथमिक लाइन, ठीक है। तो ये आपकी प्राथमिक जो है कंडीशन, या फिर प्राथमिक पारेषण, प्राथमिक पारेषण, ये समझो आप, सीधी सीधी बात है। अगर प्राथमिक पारेषण है तो ये है। अब इससे आगे कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पर जो है इधर यहाँ आते ही ये सेकेंडरी पारेषण चला जाता है, क्या था, सेकेंडरी पारेषण, ठीक है, द्वितीय, ठीक है, सेकेंडरी पारेषण ये आपका हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर। तो इस बात को भी ध्यान रखना, ये बात भी क्लियर होगी। अब यहाँ से जो है यहाँ तक तो चला गया, इसके बाद आगे जब हो जाता है तो डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो क्या होगा, ये प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता है यहाँ पर, ये प्राथमिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो प्राथमिक वितरण लाइन, ठीक है, वितरण लाइन। अब आप यहाँ पर समझ सकते हो, या फिर प्राथमिक वितरण, ठीक, सीधा सीधा। यहाँ अगर बात करते हैं तो लास्ट में जाते कि यहाँ से जब हम चल रहे हैं तो एक एक चीज़ को क्लियर करते हैं। तो इसमें आपके यहाँ पर आ जाएगा सेकेंडरी, क्या आ जाता,
सेकेंडरी। यहाँ आकर के आपके साथ में जो है, यहाँ से जब आप देखो यहाँ तक पहुंची तो अभी यहाँ से जैसे आता तो ये आपका आता सेकेंडरी, सेकेंडरी वितरण। आप देख कर लिखते जाओ, मैं समझा रहा हूँ, आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप यहाँ जो समझ रहे हो सारी की सारी जो है रूपरेखा, एक एक चीज को यहाँ से लेकर के यहाँ तक किस प्रकार से आप चल पा रहे हो, यहाँ देखो। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही मैंने अहम चीज बताई है, जिससे कि इस तरह से आपका क्या होता है, विद्युत का जो है पारेषण होता है। अब मैं आपको इसको वैसे ही समझाता हूँ अपनी भाषा में, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। समझिए, विद्युत का उत्पादन मान लीजिए यहाँ पर अधिकतर सामान्यतः अल्टरनेटर के द्वारा विद्युत उत्पादन केंद्रों पर 11 केवी का होता है। वहीं पर जो है एक पावर ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर प्रयोग में लाया जाता है, जिस तक अल्टरनेटर से कहाँ थे, अल्टरनेटर से उस स्टेप अप पावर ट्रांसफार्मर तक लाने के लिए जो लाइन प्रयोग में लाई जाती है वो मेन मुख्य फीडर लाइन कहलाती है, और उस मुख्य फीडर लाइन से वो ट्रांसफार्मर तक पहुंच जाती है। उससे स्टेप अप विद्युत का जो है उसका उच्चन किया जाता है। उसके उच्चन के परिणाम स्वरूप, स्टेप अप के परिणाम स्वरूप अपन ट्रांसमिशन कर देते हैं। ट्रांसमिशन के लिए कम से कम 33 केवी की आवश्यकता पड़ती है, या फिर 132 कर सकते हो, 220 कर सकते हो, 400 भी कर सकते हो। तो इसमें भी कोई दिक्कत आप नहीं आएगी, इससे ज़्यादा भी कर सकते हो, यहाँ पर ये भी दिक्कतें आएंगी। तो दोस्तों यहाँ तक तो ये बेसिक कंसेप्ट था। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो जहाँ तक अपन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में कहाँ पहुँच गए हैं, अब आपने देखा कि यहाँ जब पहुँचे तो इस जगह पहुँच गए, तो इस जगह से अपन आगे जो है चल रहे तो कैसे चल रहा, ट्रांसमिशन लाइन आ जाती है। और ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात करते हैं तो ट्रांसमिशन जो लाइन है यहाँ पर जो है इसको क्या करती है, ये स्टेप डाउन करती है, डाउन करके वापस 33 या 66 के पहुँचा देती है, और उससे फिर आगे वितरण लाइन से पहुँचते हुए अपन कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र पर, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र या जीएसएस पर, क्या डिस्ट्रीब्यूशन जीएसएस पर पहुंच जाते हैं। तो वितरण केंद्र पर पहुंचे तो यहाँ से देखिएगा 11 केवी को स्टेप डाउन करता है और यहाँ पहुंचा देता है। देखिए कितना 11 केवी आ रही है, यहाँ सीधा इसको 11 मिली तो इसने कितना किया 440 या फिर 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें सारी चीज़ों को अपन क्लेरिफाई करते हैं, जिससे कि आपको कोई भी तकलीफ ना आए। अब आपको यहाँ तक देखिएगा ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई कि कहाँ से कहाँ तक पहुँचे अपन, ये सारी की सारी चीज़ें क्रमबद्ध रूप से एक एक करके आप उतार लीजिएगा। फिर अपन इसी प्रकार से और आगे बात करेंगे इसी में ही। लेकिन अभी आपके लिए जो बनाया है मैंने ये डायग्राम से, इसको बढ़िया से साफ सुथरा आप उतार लो, फिर और आगे भी बात करना है, अभी पिक्चर बाकी है क्योंकि लंबा चैप्टर है। उतारिए आप, ये आपने उतार लिया तो अपन और आगे बात करते हैं इसमें ही। समझना थोड़ा सा बात को ध्यान से देखिएगा। यहाँ अल्टरनेटर के द्वारा क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। अब उत्पादन पारेषण वितरण के लिए मैं एक एक लाइन लिखना चाहूँगा, पहला ध्यान से देखना कि उत्पादन क्या होता है, पारेषण क्या होता है, वितरण क्या होता है। देखिएगा एक एक चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ। 3 पॉइंट्स अपने लिए, पहला आता है तो अपने पास आता है यहाँ पर पारेषण क्या आता है, और एक प्रोडक्शन, या उससे पहले आता है प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। देखिए उत्पादन को अपन बोलते हैं यहाँ प्रोडक्शन, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब होता है, तो अब आप देखो प्रोडक्शन अल्टरनेटर के द्वारा होता है, इसके द्वारा। उत्पादन की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्शन अल्टरनेटर के द्वारा होता है, और अल्टरनेटर के द्वारा जब होता है, इसको मैं थोड़ा यहाँ तक मिटा देता हूँ, ठीक है, ये ध्यान रखना खेत को, ठीक है, और एक घर को भी थोड़ा नीचे ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ चलेगा, घर यहाँ बना देगा वो, ठीक है। तो ये लीजिएगा घर बन गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ये सिंगल फेज 230 वोल्ट है, चलेगा। अच्छा बात समझिए, अब प्रोडक्शन के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो आपको ध्यान रखना है कि जहाँ विद्युत का उत्पादन किया था अल्टरनेटर के द्वारा, और वो किया जाता है यहाँ पर कितना, 3.3 केवी, ठीक है, या फिर 6.6 केवी, या फिर 11 केवी, ठीक है। तो इस तरह से अपन अल्टरनेटर के द्वारा सामान्यतः इनका उत्पादन किया जाता है। यहाँ से अपन आगे उसको क्या कर देते हैं, स्टेप अप कर लेते हैं, इसलिए यहाँ तक आराम से काम चलता है। दूसरा है, अब यहाँ जो विद्युत का उत्पादन जिस बिंदु के द्वारा करते हैं, इस इकाई को बोलते हैं, इस ये जो इकाई है क्या, इसके लिए जो इकाई प्रयोग में लाई जा रही है, समझना, उत्पादन के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा उत्पादन इकाई, प्रोडक्शन जो इकाई है, उत्पादन इकाई को बोलते हैं, देखिएगा, है ना। देखिएगा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, देखो राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड,
तो ये जो है राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, यहाँ इसमें उत्पादन होता, जो उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता वो होता अल्टरनेटर। और अल्टरनेटर की अगर बात करते हैं तो यहाँ अल्टरनेटर के लिए कहते हैं तो ज़्यादातर जो यूज लेते हैं अपन वो लेते हैं यहाँ 11 kV। कौन सा लेते हैं? उत्पादन में 11 kV का ही यूज करते हैं। ये तो आपका 2 बिंदु था, ये पहला पॉइंट था अपना उत्पादन से। दूसरा पॉइंट और बनता है ट्रांसमिशन से, जिसे बोलते हैं पारेषण। क्या बोलते हैं? पारेषण। अब जब पारेषण की ही बात आ रही है तो इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि भाई ट्रांसमिशन क्या होता है। और ट्रांसमिशन की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सी चीज़ आगे आ जाएगी, ये बात आपको देखना। देखो 33 kV यहाँ पर 66 और इधर से जैसे कि जैसे ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन का जब भी जिक्र आता है तो कम से भी कम कितना चाहिए? 33 kV से अधिक, या फिर यूँ समझिएगा 33 kV से अधिक कितना भी ले सकते हो। वो अपन बात समझे तो देखो ये सारे ले सकते हो। जैसे 132 ले लिया, ठीक है, 132 kV ले लिया, ठीक है। 132 kV के बाद में आगे ले सकते हो, बोलो कितने ले सकते हो? 132 kV। इसके भी आगे ले सकते हो आप 220 kV, है ना, 220 kV। इसके भी आगे आप ले सकते हो तो 220 के बाद भी आ जाता है अपने पास में 400 kV। 400 kV, और 400 kV से भी अगर आगे लेते हो तो मैक्सिमम जो है 765 kV तक पहुंच सकते हो। क्या? 765 kV। तो 765 kV तक, केवी का मतलब किलो और वोल्ट होता है, तो केवी तक यहाँ इसमें उपयोग में लाया जा सकता है। और ये जो चीज़ मैंने बताई है ये आपकी क्या है? मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम कंडीशन है। इसके आगे दी एंड है, यहाँ आप देख सकते हो। तो इस तरह से जो है पार्शन जब किया जाता है तो यहाँ देखिएगा, तो इस तरह से 33 kV, 132 kV, 220 kV, 400 kV या 765 kV अधिकतम किया जा सकता है। तो ये पारेषण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब पारेषण जो इकाई है, पारेषण की जो इकाई है, पारेषण पारेषण इकाई, ठीक है, यह समझिएगा। यह पारेषण को अपन क्या बोलते हैं? जैसे उत्पादन को बोलते हैं ना, उत्पादन के लिए किसका प्रयोग करते हैं, या भर्ती कौन निकालती है, उत्पादन की जो भर्ती करती है वो कौन सी करती है। तो पारेषण के लिए जो भर्ती करेगी वो कौन करेगा, इस पर भी ध्यान देना है थोड़ा सा। तो यहाँ पारेषण के लिए जो प्रयोग में लाई जाती है ट्रांसमिशन के लिए, वो होती है अपने पास में यहाँ राजस्थान, ठीक है, विद्युत, ठीक है ना। ट्रांसमिशन के लिए देखो यहाँ जिस तरह से नाम है ना उसी तरह से वितरण का तो वितरण आ जाएगा, ठीक है। विद्युत उत्पादन निगम है तो विद्युत वितरण, राजस्थान विद्युत विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ठीक है। अभी सॉरी यहाँ पर ट्रांसमिशन, राजस्थान विद्युत ट्रांसमिशन लिमिटेड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राजस्थान विद्युत ट्रांसमिशन निगम लिमिटेड, ट्रांसमिशन का मतलब पारेषण, ठीक है, ट्रांसमिशन निगम लिमिटेड। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ जो ट्रांसमिशन किया जाता है वो सामान्यतः ज़्यादातर जो किया जाता है 33 से, आपको ध्यान रखना 33 से अधिक यहाँ तक, और अधिक में भी कितना हो सकता है? मैक्सिमम जो कंडीशन है वो कितनी होगी आपकी? यहाँ जो है ये वाली मैक्सिमम कंडीशन होती है, लेकिन 33 से अधिक पे ही पारेषण संभव है। क्या है? संभव ही, इससे अधिक पे, इससे कम पर संभव नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब भर्ती की तो आपको क्लियर होगी कि किस तरह की भर्ती अपने यहाँ पर पारेषण से रिलेटेड आई थी। एक और बात बताऊँ आपको, तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट उत्पादन में पारेषण हो गया, इसके बाद एक और चीज़ आती है तो वो क्या आएगी? तो देखिए यहाँ पर उत्पादन, वितरण, पारेषण। अब वितरण की बात आती है तो तीसरे नंबर के बाद बात करते हैं तो यहाँ पर वितरण। और वितरण में अगर बात की जाए तो ये होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण। और वितरण का अगर जिक्र किया जाए तो कितने पर किया जाता है? यहाँ देखिएगा 11 kV से कम, 11 kV से कम, इतना भी कर सकते हो आप वितरण, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर 11 kV से कम कितना, जैसे कि 440 आ गया, 440 वोल्टेज हो गया, या फिर 230 वोल्ट तक भी इसका वितरण किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको यहाँ वितरण की कंडीशन होती है, आप यहाँ पर इसमें कम कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि इसके लिए जो भर्ती इकाई है, जो भर्ती करती है वो कौन सी है यहाँ वितरण के लिए। तो उसमें आपको देखना है कि भाई किस तरह से वितरण करने के लिए जो इकाई है वो कौन कौन सी होगी, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आएगा राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड।
तो ये आपको ध्यान रखना। राजस्थान विद्युत निगम लिमिटेड, इस तरह से आप एक एक चीज को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर यही है क्लियर है ना। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ आपको देखो सबसे पहले क्या आया, राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड, हाँ सुधा हिंदी में है, उत्पादन को उत्पादन लिखा है इसमें। तो यहाँ ट्रांसमिशन ना आकर के राजस्थान विद्युत पारेषण पी आएगा, पी पारेषण निगम लिमिटेड, पारेषण निगम लिमिटेड। तो ये जो भर्ती जो है इकाई है, ये भर्ती बोर्ड है, इसके लिए जो भर्ती भर्ती करते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इस तरह से निगम बनाए गए, इनको बोलते हैं एक्चुअल में निगम, क्या बोलते हैं, निगम। हाँ, तो इस तरह से जो है अलग अलग निगम बनाए गए जो विद्युत का क्या करते हैं, कोई उत्पादन करता, कोई पारेषण करता, और इनमें ही जो है अपने भर्ती निकलती है, जो वैकेंसी आती है अपने लिए वो इसी में ही आती है। तो दोस्तों ये आपके लिए जो है ध्यान रखना कि इनसे आपके 3 प्रकार से वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इस तरह से आपको यहाँ पर अलग अलग तरह की जो वैकेंसी देखने को मिलती है, तो इसको भी आप एक नज़र में उतार लो। फिर और आगे बात करते हैं इसी क्रम में से, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि कौन कौन से बिंदु आ रहे हैं। अपनी उतार लिया तो और आगे बात करेंगे इसी में ही, तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उतारो, इसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ तक उत्पादन देख लिया आपने, किस तरह से उत्पादन हुआ, किस तरह से वितरण हुआ, और एक एक चीज़ को अपन क्लियर कर रहे हैं। अब यहाँ आपसे आपसे कहा जाए, जिसका अपन जिक्र कर रहे हैं कि भाई पारेषण क्या है, ट्रांसमिशन क्या है। ठीक है, तो पारेषण क्या होता है कि यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर क्या, यहाँ ट्रांसमिशन करना, किसका, विद्युत का, लंबी दूरी के लिए ट्रांसमिशन करना क्या कहलाता है, अपना पारेषण, यहाँ पारेषण कहलाता है। मैं आपको और बताता हूँ इसी में ही। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ से एक चीज़ आपके सामने लिखता हूँ, वो है पहला, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे मैन फीडर लाइन। क्या था, मैन फीडर लाइन। ठीक है, तो मैन फीडर, अब आप सब जो मैन फीडर की अगर बात चल रही है तो क्या होगा। ठीक है, तो लिखो मुख्य, मुख्य फीडर लाइन। मुख्य फीडर लाइन की अगर बात करते हैं तो वो है क्या। ठीक है, तो इसमें पहला बिंदु लिखना है कि यहाँ अल्टरनेटर से, ठीक है, अल्टरनेटर से पावर स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, पावर स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर तक पहुंचाने हेतु उपयोग में लाई जाने वाली लाइन क्या कहलाती है, अपनी यहाँ मुख्य फीडर लाइन कहलाती है। तो लिखिए इसकी परिभाषा। ठीक है, लिखिएगा, उत्पादन केंद्र के, उत्पादन केंद्र के अल्टरनेटर, अल्टरनेटर से, अल्टरनेटर से, उत्पादन केंद्र के अल्टरनेटर से, ठीक है, अल्टरनेटर से, उत्पादन केंद्र के, यहाँ लिखा साफ साफ, उत्पादन केंद्र के अल्टरनेटर से। ठीक है, लिखिए इसमें आगे से, से इसमें लिखो पावर, पावर स्टेप अप, स्टेप अप परिणामित्र या ट्रांसफॉर्मर, परिणामित्र तक की लाइन, मैन फीडर लाइन कहलाती है। दीजिएगा, पूरा क्लियरिफिकेशन दे दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं इस तरह से। अब ये जो मैन फीडर लाइन है, इसमें कितने वोल्टेज गमन करते हैं। ठीक है, सामान्य रूप से ज्यादातर यहाँ पर जो है, ज्यादातर जो यूज करते हैं उसी का लिखा। ठीक है, तो लिखिएगा मुख्य फीडर लाइन में, मुख्य फीडर लाइन में सामान्यतः ज्यादा यही यूज करते हैं, कितना, 11 केवी या 11,000 वोल्ट सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हो कि ये था अपना कौन सा वाला, जिस पर बात की थी, मैन फीडर लाइन। तो दोस्तों आपको मैंने यहाँ पर बताया कि अभी जो पढ़ रहे थे अपन, ये था मैन फीडर लाइन। और मैन फीडर लाइन में मैंने आपको बता दिया कि मुख्य फीडर लाइन कहाँ से कहाँ तक है। ये जो लाइन देख रहे हो आप, कौन सी वाली, ये जो लाइन है, ये सारी की सारी लाइन क्या कहलाती है, मैन फीडर लाइन। ओके डन। चलिए मैं दूसरा बिंदु आपको बताता हूँ इसमें। मैन फीडर लाइन के अलावा एक और लाइन है, यहाँ से एक और आगे बढ़े तो यहाँ क्या आता है, पारेषण फीडर क्या आता है, तो लिखिए यहाँ ट्रांसमिशन फीडर। क्या लिखेंगे, ट्रांसमिशन फीडर।
लाइन, ठीक है। तो ट्रांसमिशन फीडर लाइन की अगर बात करते हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है, पारेषण, क्या होता है, पारेषण, ठीक है ना। और फीडर को तो अपन फीडर ही कहेंगे, और लाइन को रेखा या लाइन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो यूज ले रहे हैं अपन, अब आप समझो ट्रांसमिशन फीडर लाइन का अपन यहाँ क्या होगा, तो यहाँ देखो कहाँ से, देखिए उत्पादन केंद्र के ट्रांसफार्मर से लेकर के कहाँ तक, यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्मर ट्रांसमिशन मतलब पारेषण केंद्र के जीएसएस तक पहुँचाने के लिए जो लाइन प्रयोग में लाई जाती है वो क्या कहलाती है यहाँ। तो इसी प्रकार से इसकी परिभाषा लिख लीजिएगा। देखिए उत्पादन केंद्र के 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 ट्रांसफार्मर से, परिणामी शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, परिणामी से, उत्पादन केंद्र के परिणामी से, ठीक है, हाँ, से पारेषण पारेषण जीएसएस ग्रिड सब स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन केंद्र तक लाने वाली सप्लाई लाइन क्या कहलाती है अपनी, यहाँ पर देखिए ट्रांसमिशन फीडर लाइन कहलाती है। तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया। इसमें एक और बिंदु आपका बनता है, देखिएगा वो क्या बनता है, मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ। ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन फीडर लाइन जो है में कितना 33 केवी से ऊपर वोल्टेज कवर करता है, ठीक है। तो लिखो ना, पारेषण फीडर लाइन में 33 केवी से अधिक वोल्टता पारेषित की जाती है, मुझे लग रहा आपको ये बात भी समझ में आएगी। तो इस तरह से यहाँ आप देखो कि 33 केवी से अधिक जो है वोल्टता पारेषित की जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो कर रहे हो, किस तरह की कंडीशंस आपकी यहाँ आ रही है ये आप देख सकते हो। आपको क्लेरिफाई हो गया है, समझ गए बात को। तो मुझे लगता है कि इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। डन, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ जब आ गया जीएसएस, आ गया क्या, आ गया ग्रिड सब स्टेशन आ गया, तो इसके बाद वाली जो है अब कौन सी आती है, इस पर भी ध्यान देना। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी और इनका भी बता दूं आपको। प्राइमरी कहाँ आ रही है, एरिया आपकी देखिए यहाँ प्राथमिक वाली लाइन, ठीक है। तो इसको प्राथमिक पारेषण बोलते हैं, ध्यान रखना। किस वाली को मैं लिख देता हूँ यहाँ, जो है ना यहाँ मेन फीडर लाइन को, इसको प्राथमिक पारेषण बोला जाता है। तो आप इसके लिए एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, तीसरा पॉइंट, प्राथमिक पारेषण। प्राथमिक पारेषण जो होता है वो किस में होता है, यहाँ किसको होता है बताओ, मुख्य फीडर लाइन में। अब यहाँ से प्राथमिक पारेषण से यहाँ पर क्या आता है, सेकेंडरी पारेषण। तो ये किसके लिए है, तो लिखिए, देखिए इसके द्वारा सेकेंडरी पारेषण होता है, आप देखते जाओ, क्लियर करना, कंफ्यूजन मत रखना कोई भी। तो यहाँ पर सेकेंडरी पारेषण होता है। तो भैया यहाँ मैंने आपको बता दिया कि यहाँ प्राथमिक पारेषण था, तो यहाँ सेकेंडरी पारेषण। तो दोनों चीज़ों को आप यहाँ क्लियर करोगे तो आपको और ज़्यादा स्पष्ट होगा, फिर कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। जब नहीं होगी तो फिर उससे आप उतारोगे, और फिर उससे आपको यहाँ उतारने के बाद बढ़िया नोट्स बन जाएंगे, लिख लीजिएगा। देखिएगा इसमें ही मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई किस तरह की कौन कौन सी चीज़ें आपके सामने हो रही है। तो यहाँ मेन फीडर लाइन के बारे में आपने पढ़ा, लिखा, समझा। इसके बाद आपसे पूछा जाए कि मेन फीडर लाइन के द्वारा जो है पारेषण कितने पे किया, यहाँ ट्रांसमिशन कितने पे किया जाता है, तो 11 के कितने पे किया जाता है, 11 के। इसके बाद यहाँ पर आता है एक ट्रांसमिशन फीडर लाइन, इस पर जो कितना गया 33 के पर, अर्थात जो है ट्रांसमिशन ही 11 के 33 के पर किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है। इस तरह से आप एक एक चीज़ को क्लियर कर सकते हो, और उससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। चलो मैं आपको और बताता हूँ इसमें। तो यहाँ जब बात कर रहे हैं अपन, तो इस तरह से आप एक एक चीज़ को क्लियर कर रहे हो कि भाई क्या है। यहाँ से आगे बोलते थे वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कौन सी आती है, चौथे नंबर पर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। देखिए
तीसरे नंबर पे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, देखिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इसको बोलते हैं वितरण लाइन। क्या बोलते हैं? वितरण लाइन। और जब वितरण लाइन में क्या होता है इसको भी आपको क्लियर करना है। किससे कहेंगे वितरण लाइन? तो यहाँ समझिए जीएसएस कहाँ से, ये रहा जीएसएस से लेकर के कहाँ तक, वितरण केंद्र तक। ठीक है, पहुंचाने वाली, सप्लाई पहुंचाने वाली लाइन को। ठीक है, देखिएगा जीएसएस से वितरण केंद्र तक, वितरण केंद्र तक, केंद्र तक सप्लाई पहुंचाने वाली, सप्लाई पहुंचाने वाली लाइन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब इसमें जो सप्लाई प्रवाहित होती है तो कितनी वोल्टेज की सप्लाई प्रवाहित होती है? सप्लाई का अगर बात करते हैं तो यहाँ अगर बात की जाए तो सामान्यतः जो हम जिस तरह से चल रहे हैं वो ज़्यादातर जो यूज करते हैं 33 kV ये या फिर 66 kV, इस तरह से इसमें जो है सप्लाई प्रवाहित होती है। ठीक है, एक और बात बताऊँ तो ये प्राथमिक वितरण है। क्या है? यहाँ आपको जानना, ये है प्राथमिक वितरण लाइन। इस तरह से आपको यहाँ क्लियर ध्यान रखना है कि ये जो है आती है किसके अंदर आती है? प्राथमिक के अंदर। तो यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया, इसमें वितरण वाला शब्द भी कोई दिक्कत नहीं पड़ा। इससे आगे जैसे चाहते हैं तो यहाँ कौन सा आएगा? अब फिर से आ जाएगा, देखिएगा यहाँ एक और होता है जो आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा, ये सेकेंडरी वितरण आ जाता है। ये भी वितरण ही है लेकिन ये कौन सा है? सेकेंडरी वितरण। ठीक है, अब सेकेंडरी वितरण की जो लाइन चलती है इसमें आपको ध्यान रखना कि यहाँ से लेकर के कहाँ तक चल रही है। ये देखो यहाँ पर भी वही है जीएसएस, जीएसएस से लेकर वापस कहाँ तक? ये ट्रांसफर होता है, ये लास्ट कंडीशन रहती है। तो इसको अपन बोलते हैं सेकेंडरी। ये प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है। ठीक है, इतना सा अंतर है। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है तो मैं लिखूंगा मेन सर्विस लाइन। लास्ट में आता है मेन सर्विस लाइन, चौथे नंबर पर लिखो मेन सर्विस लाइन। मुख्य, मुख्य सेवा रेखा। ठीक है, ये लाइन रेखा लाइन के रूप में। ठीक है, तो मुख्य सेवा लाइन जो है आपकी क्या है? तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि मुख्य सेवा मतलब यहाँ समझ सकते हो कि मेन सप्लाई जो है इसी के द्वारा प्रदान की जाती है। तो मेन सप्लाई जो प्रदान की जाती है वो इसी के द्वारा करते हैं। तो इसमें लिखना आपको मेन सर्विस जो लाइन है वो क्या है? तो लिखो, लिखिए इसमें मेन सर्विस लाइन कहाँ से कहाँ तक। देखिएगा यहाँ लास्ट जो कंडीशन आई थी वो ट्रांसफर की थी। ठीक है, तो ये समझिए जी वितरण लाइन के जीएसएस से लिखो या हाँ जीएसएस वितरण लाइन के जीएसएस से, जीएसएस से घरों तक की लाइन, ये आपकी कहलाती है। इसमें जो सप्लाई वोल्टेज होते हैं वो कितने होते हैं? सप्लाई जो वोल्टेज होंगे इसमें तो वो कितने होंगे? ध्यान रखो यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से जो नीचे कितने होंगे? यहाँ ध्यान रखना 11 kV से नीचे, 11 kV से नीचे। ठीक है, जैसे 440 हो सकते हैं। ठीक है, 440 वोल्टेज हो सकते हैं, 220 वोल्टेज 230 वोल्टेज हो सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा तब जाकर के आपको क्लियरिफाई होगा। तो 230 वोल्टेज हो सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत मायने रखती है और यहाँ इन्हीं का ही अपन जिक्र कर रहे हैं। तो आपको ये चीज़ बहुत ही अहमियत रखती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का आपने क्लियर कर लिया और किस तरह से आपने पढ़ा, मेन सर्विस लाइन का क्लियर कर लिया। तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाए तो आप क्लिक कर देना, परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिएगा घरों तक पहुँचाने वाली यहाँ से लेकर लाख तक जो कंडीशन बनती है इसको भी आप उतार लो। फिर आगे और बात करने वाले हैं, वो उतार लो, एक बार उतार लिया आपने तो और आगे बात करते हैं। देखिएगा यहाँ आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें मैं क्या बता रहा था आपको इसमें
क्या बता रहा हूँ, ध्यान रखना। विद्युत के पारेषण में खूब जी भर के लिखा है, आपको समझाया भी। वैसे एक डायग्राम से ही इसमें सारी चीज़ें क्लेरिफाई हुई है, पर फिर भी आपको ये ध्यान रखना है। और ये आपके मेन सर्विस लाइन है, जिसको अपन यहाँ कहेंगे तो ये मेन सर्विस लाइन है। क्या है? मेन सर्विस लाइन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कन्फ्यूजन नहीं रहा, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ और बिंदुओं पर बात करता हूँ। विद्युत का जब पारेषण किया जाता है, ट्रांसमिशन जब किया जाता है, तो उच्च वोल्टेज पर ही क्यों किया जाता है, इसकी क्या अहमियत है? पहली बात तो कि अगर बात करते हैं तो धारा एवं वोल्टेज दोनों एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। अगर शक्ति को कांस्टेंट मान लिया जाए तो, क्योंकि P बराबर क्या होता है VI, तो उस केस में धारा और वोल्टेज दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के विलोमानुपाती होती है। जब विलोमानुपाती कंडीशन होती है, विलोम की स्थिति होती है, तो उसमें एक चीज़ आपके लिए सामने आ जाती है। क्या आती है दोस्तों? यहाँ जब विलोम की स्थिति आपके सामने आई तो फिर अब क्या करोगे इस केस में? मैं बताना चाहता हूँ। इस केस में आपको एक ही काम करना है कि जैसे ही विलोम की कंडीशन आई, धारा और वोल्टेज एक दूसरे के क्या है, विलोम हो गए, तो उस केसेस में एक आप काम कर सकते हो। बताइए वो क्या काम है? वो ये है कि एक और चीज़ है कि लंबी दूरी के लिए पारेषण करेंगे तो उसमें जो एक दूसरे, जब करंट कम होगी तो अपन वोल्टेज को लंबी दूरी तक पारेषित करते हैं, क्योंकि जो है करंट, आप जानते हो करंट के लिए मोटा तार चाहिए, तब जाकर अन्यथा वो झेल नहीं पाएगी। जबकि आपको पता है कि वोल्टेज पतले तार पर लंबी दूरी तक पड़ेगा, और लंबी दूरी से अगर ट्रांसमिशन करता तो वोल्टेज अधिक चाहिए। ये बात है, क्योंकि अपन को लंबी दूरी तक करेंगे तार कम लगेगा, खपत भी कम होगी। इस तरह से आपको ध्यान रखना। एक और चीज़ है कि इसमें शक्ति भी जो है किस पर, करंट पर ही निर्भर करता है। वो कैसे? P बराबर क्या होता है? I²R, ठीक है। शक्ति बराबर क्या होता है? I²R, आपको पता, तो इसलिए ये भी निर्भर इसी पे करता है। तो इन सभी बिंदुओं को मैं क्रमबद्ध समझाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो लिखिएगा पारेषण हमेशा उच्च वोल्टेज पे ही किया जाता है, ठीक है। देखो नोट डाल करके, पारेषण हमेशा उच्च वोल्टेज अर्थात 33 kV से अधिक पर ही किया जाता है। 33 kV से अधिक पर क्या किया जाता है? पारेषण किया जाता है। क्या किया जाता है? पारेषण किया जाता है। अब जब पारेषण 33 kV तक किया, तो आपका क्वेश्चन है यहाँ क्यों? क्वेश्चन ये है आपका कि ऐसा क्यों करते हैं, 33 kV से अधिक पर ही क्यों करते हैं? इसकी वजह आपको बताऊं तो पहली एक वजह है कि देखिएगा, क्योंकि 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 धारा एवं वोल्टेज एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, विलोमानुपाती होते हैं। तो इसका क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि यहाँ देखो, इसका मतलब होगा P बराबर क्या होता है? VI। और जब P को स्थिर या कांस्टेंट मान लिया जाए, ऐसी स्थिति आपकी यहाँ पर आती है। तो ये स्थिति तो आपके लागू होगी, क्योंकि P बराबर क्या होता है? VI होता है। इसी कंडीशन में जब P को कांस्टेंट मान लेंगे तो धारा और वोल्टेज एक दूसरे की क्या होता है? विलोमानुपाती। तो परिणाम स्वरूप जब धारा घटेगी तो वोल्टेज बढ़ेगी, और वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा घटेगी। तो एक दूसरे के विलोम कंडीशन है यहाँ, ठीक है। और वोल्टेज, धारा बढ़ाने के केवल एक ही जगह प्रयोग करते हैं, वेल्डिंग के लिए। बाकी सभी जगह वोल्टेज ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना, केवल अधिक करंट का उपयोग केवल वेल्डिंग के लिए किया जाता है। मैं नोट डाल देता हूँ इसमें, ठीक है ना। लिखो अधिक करंट का उपयोग वेल्डिंग में ही अधिक किया जाता है।
बात ध्यान रखना आपको। अच्छा, यहाँ तक भी आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आपको कैसी कंडीशन चाहिए। इसके बाद एक और कंडीशन आपके सामने दूसरे नंबर की बताओ, वो क्या है कि जो तार होता है ना, वो क्या होना चाहिए, क्योंकि करंट भी तार पर निर्भर करती है। और जब तार मोटा होगा तो स्वाभाविक की बात है कि करंट क्या होगी। तो इस तरह से मोटा और पतला के ऊपर डिपेंड है। मोटा तार होगा, पतला तार होगा, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि धारा धारा तार व शक्ति व्यय पर निर्भर करती हैं। लिख लो उसको कि भाई यहाँ पर शक्ति व्यय पर निर्भर करती है, क्योंकि आप जानते हो शक्ति व्यय बराबर क्या होता है। आप जानते हो आर। आई स्क्वायर आर का मतलब होता है कि धारा जो है किसके अनुपात में बढ़ रही है, यहाँ वर्ग के अनुपात में। तो यहाँ रेजिस्टेंस के अनुपात में देखो दुगना होगा ना। जैसे यहाँ धारा का, यहाँ प्रतिरोध दुगना चाहिए, तो यहाँ क्या होगा, चौगुना हो गया। तो इस तरह स्क्वायर में होगी, तो यहाँ शक्ति में आई स्क्वायर आर होता है। क्या होता है, आई स्क्वायर आर। अब आप जानते हो आई का मतलब तो यहाँ धारा, और स्क्वायर आर का मतलब प्रतिरोध। तो इस तरह से जो है ये कंडीशन होती है, इसी के कारण ऐसी स्थिति पनपती है, जो कि आप देख सकते हो। इसमें यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। अब यहाँ पर ये है कि एक चीज और बताऊं आपको कि करंट जितनी कम होगी, तार भी उतना ही पतला प्रयोग लेंगे। ठीक है ना। तार की अगर बात करेंगे हम करंट की, तो एक पॉइंट और लिख लो, करंट जितनी जितनी कम होगी तार भी उतना ही पतला होगा, ठीक होगा। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझना होगा, जो कि मैंने आपको समझाई और लिखाई। एक एक क्लियर कर लीजिएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। उच्च आवर्तता के लाभ क्या है, ये बात भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उच्च आवर्तता के जो लाभ है उसको आप क्लियर करो। जिस देखिएगा यहाँ पर अगर बात करते हैं तो उच्च आवर्तता के जो लाभ है, जब तो जाकर अपने उच्च आवर्तता तो इसका ट्रांसमिशन करते हैं, नहीं तो क्यों करते। तो आप समझो, सबसे पहली बात तो अगर उच्च वोल्टेज पर कर रहे हैं तो ये समझिएगा कि तार कम प्रयोग में लाएंगे, इसका मतलब सस्ती पड़ेगी क्या, तो यहाँ लागत कम आएगी। ठीक है ना। तार कम प्रयोग में पतला लाएंगे तो लागत कम आएगी। ठीक है, पहली बात। दूसरी एक और बात है कि इसमें शक्ति व्यय जो है कम होगी, पावर लॉस कम होगा, तो दक्षता बढ़ जाएगी। तो इस तरह की जो चीजें हैं आपके सामने आएंगी। ठीक है, तो लिखिए उच्च वोल्टेज के लाभ, उच्च वोल्टता के लाभ। तो देखो, उच्च वोल्टता के लाभ। यहाँ पर देखो, उच्च वोल्टता के जो लाभ है उस पर अपन यहाँ क्लियर करते हैं कि भाई किस तरह की स्टेप आपके साथ में होगी। ये बात आपको क्लियर समझना है। उच्च वोल्टता के जब लाभ है तो पहली बात आपको ये ध्यान रखना होगा, इसी में उच्च वोल्टता के लाभ में पहली बार आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्या कंडीशन आएगी, यहाँ ये चीज आपको क्लियर करना है। तो समझिए, पहला एडवांटेज तो ये है कि लागत कम आएगी, कारण आप समझते हो, क्योंकि तार पतला प्रयोग होगा। ओके, इसके कारण एक और चीज बताओ, तो दूसरा एक और आपके सामने, वो क्या है कि इसके दक्षता क्या हो जाएगी, विद्युत खपत कम होगी, है ना। विद्युत खपत या वे कम होगी। ठीक है, विद्युत खपत कम होगी, क्योंकि आपको पता है क्या होता है, आई स्क्वायर आर। जब आर का तो यहाँ है बराबर, लेकिन क्या होगा, यहाँ स्क्वायर धारा कम हुई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर खपत भी कम हुई। राइट बात है। तो इस तरह से ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट एक और चीज़ बताता हूँ कि यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन क्या हुआ, अच्छा हुआ। ठीक है, तो ये समझिए आप इसमें एक तो क्या होगा, विद्युत खपत कम होगी और तार पतला हो जाएगा, लागत कम आएगी, इसके बाद दक्षता बढ़ जाएगी, दक्षता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर आपके सारे के सारे पॉइंट है, तो इसको आप यहाँ समझो कि ये वोल्ट दक्षता बढ़ जाएगी, यहाँ तक आप समझते हो। और एक अच्छा और पॉइंट बताओ तो वोल्टेज रेगुलेशन भी अच्छा हुआ। ठीक है, तो लिख लीजिएगा चौथा पॉइंट भी आप, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा हुआ, वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा हुआ।
अब यहाँ पर आपके सामने ध्यान ध्यान रखना, ये 4 पॉइंट है। अब इसी में आपके जो क्वेश्चन आया है वो कैसे आया मैं बताता हूँ। एसएससी जेईई में, ठीक है, एसएससी जेईई में ये आपसे पूछा गया एक बार, एएलपी में आया था, इससे पिछले वाली भर्ती में ध्यान रखना। तो एसएससी जेईई में जो क्वेश्चन पूछा था, आप भी कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन आता तो भाई आ जाता है, कुछ भी नहीं कहा सकता। तो देखिए पारेशन क्वेश्चन ये है, संचारण, वहाँ ये बढ़ता संचारण निम्न में से कौन सी विभव पर या वोल्टता पर नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि लिखा संसारण निम्न में से कौन सी वोल्टता पर नहीं किया जाता। इस बात को गौर फरमाना है, थोड़ा सा देखना। पहला नंबर का आप देखो तो यहाँ लिखा है 765 किलो वोल्ट। दूसरा नंबर का यहाँ लिखा है, ध्यान रखना, दूसरा नंबर का इसी में ही आपके लिखा हुआ अलग अलग प्रकार से 765 किलो वोल्ट। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। इसी के बाद यहाँ लिखा है देखिए आप ट्रांसमिशन की बात है, ठीक है, तो ट्रांसमिशन में अलग अलग प्रकार से दिया हुआ, उस तरह से आप लिख सकते हो 220 किलो वोल्ट, ठीक है। और एक और दिया था वो था 33 किलो वोल्ट, और लास्ट में डी नंबर पर जो दिया था वो था 11 किलो वोल्ट। ये आपको देखना था। अब इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, आपको ध्यान देना है कि जब यहाँ एक ही बिंदु ऐसा है जिस पर केवल क्या किया जाता है, वितरण किया जाता है, ठीक है, वितरण किया जाता, तो बाकी हम सभी पे क्या करेंगे, 33 से अपर वाले हैं तो ये क्या है, सब पारेशन वाले। लेकिन इसमें एक प्रमुख बात है कि इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल गई थी लास्ट टाइम, जो है यही क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था, इतना सा के अंदर था, लड़के कंफ्यूज हो गए। देखिए यहाँ जब के है तो के का मतलब किलो, और किलो की अगर बात आती है तो यहाँ कितना होता है, 1000, 1000 का मतलब यहाँ 10 की पावर 3 जीरो, तो ये समझिएगा। तो इसमें यूँ दिया था, देखिएगा लास्ट टाइम जो है इस तरह से आपके देखो इसी चीज़ को यूँ दे दिया था उसने, वोल्ट 10 की पावर 3, ये इस तरह से आपके सामने दिया था। ये अब आपको समझो कि इस तरह की जब कंडीशन आएगी तो 220 है ना, यहाँ पर ध्यान देना। और यहाँ ध्यान देने की बात विषय थोड़ा सा कितना, ये आपको ध्यान दो, इसमें ध्यान दो। अब इसमें कितना दे दिया उसने, इस तरह से ही दिया सेम, यहाँ इंटू 10 की पावर कितना दे दिया 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, और यहाँ वोल्ट, और यहाँ पर सी वही 33 है ना, इंटू 10 की पावर कितना आ गया 3 वोल्ट, ठीक है। और डी में भी वही आएगा 11 है ना, 10 की पावर कितना आ गया 3 वोल्ट। अब ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं यहाँ पर लास्ट टाइम जो है इस तरह से एसएससी जेईई में दे दिया था, ऐसे लैको पार्टी में दिया था इस तरह से। और एक बार और पता मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जहाँ क्वेश्चन ऐसे ही था, सिंपल था, उसमें बच्चों ने किया, पर कुछ के जो है उसमें भी कंफ्यूज हो गए थे। किलो का मतलब कितना 1000, तो सीधा सीधा उसने 3 जीरो पीछे डाल दी और उसके पीछे वोल्टेज लिख दिया था। फिर बी में भी यहाँ ऐसे ही किया था उसने, 2 2 2, ये तो ऐसे इसके पीछे 3 जीरो डाल दी, तो उसने 1 2 3, तो ये वोल्टेज लिख दिया था। सी में भी ऐसे किया था उसने, 33 के पीछे 3 जीरो डाल दी, 33,000 वोल्ट हो गया था। इस तरह से यहाँ 11 के भी 2 जीरो 3 जीरो डाल दी, तो 11 यहाँ क्या वोल्ट हो गया था। इस तरह से आंसर सभी का क्या है, एक है, आंसर सभी का क्या है 11 के भी, यहाँ पर क्या है 11,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट। तो इस तरह से आपको समझना होता है। तो दोस्तों इस तरह से पैटर्न बदल जाता है, आपको ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मैं बता रहा हूँ। बस इसी जज्बे और जुनून से लगे रहना हम, क्योंकि देखिएगा रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, तो पता है जज्बा रखो जीतने का, वक्त बदले, देखिए किस्मत बदले न बदले पर वक्त ज़रूर बदलता है। इस तरह का जज्बा रखो कि वक्त आपका बदल जाए, और ध्यान रहे इसी जज्बे और जुनून के साथ आप पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, और इस वीडियो को शेयर करते रहो। इससे पिछले आप इस पहला जो है आप जो उत्पादन का वीडियो ज़रूर देखें, इसके बाद इसको देखें। सारे वीडियो के लिए हमारे ऐप जुगल सर ऑनलाइन क्लासेस पर आप जाइए, सारे वीडियोज़ आपको सीक्वेंस में क्रमबद्ध मिलेंगे, बहुत ही मिनिमम चार्ज में, जिसे आप आसानी से वहन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेज कोटा
राजस्थान में उपलब्ध है, जो आप आ सकते हो। उम्मीद है ये सारी बातें आपको पसंद आई हो, तो आपका इसमें 1 रुपये भी नहीं लगेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आज अगर ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आ सकते तो हिंदुस्तान में जिस भी जगह जो भी टीचर बढ़िया पढ़ाता हो वहाँ से पढ़िए। और अगर मैं बढ़िया पढ़ाता हूँ तो मेरे से भी आप यूट्यूब के इसके माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से डेमो देख लीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से परचेस करके पूरे वीडियोज को पढ़ सकते हो। उम्मीद है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलाऊंगा इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।